बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 टॉप स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और डील या नो डील के बारे में जो चमगोइयां गर्दिश कर रही है, वो किस हद तक सदाकत उसके अंदर है और किस हद तक झूठ है। मामला किस नहज पर जाकर रुकेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, जिसके हवाले से तमाम ही जमातें ये सवाल उठा रही हैं कि आया इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलते मिलते ज्यादा फील्ड तो नहीं मिल गई है। दूसरी स्टोरी की तरफ जाएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन खिलाड़ियों की जो किसी जमाने में टाइगर के सरबराह थे, लेकिन इस टाइम पर तमाम का तमाम भांडा फोड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन प्लानिंग्स का, जिन प्लानिंग्स के हवाले से वो क्लियरली ये कहते रहे कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हुई है। मैं उस्मान डार की बात कर रही हूँ, प्रोग्राम में वो भी डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे अफगान महाजरीन के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के वसाइल को बड़े सालों से इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी दहशत गर्दों को पनाह देगा या उनकी सहूलतकारी करेगा तो पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई जगह मौजूद नहीं है। इसी हवाले से पाकिस्तान इक़दाम उठा रहा है। इस हवाले से बात करने से पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, सियासत की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस टाइम पर खुर्रम उम्मीद रोकड़ी साहब मौजूद हैं, जो कि लीडर हैं आईपीपी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रोकड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले रोकड़ी साहब, ज़रा नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही थी कि आना है या नहीं आना, डील हो रही है या नहीं हो रही है। रोकड़ी साहब, डील या ढील मिल रही है या नहीं मिल रही? क्योंकि सबको ज़्यादा सबसे मसला यही है तमाम सियासी जमातों को कि पीएमएलएन को इस टाइम पर बड़ा प्रायोरिटी वाला हिसाब मिल रहा है। क्या आईपीपी को भी यही शिकवा है या नहीं? कहाँ से रहा है, यानी एक परसेप्शन कायम करना, और फिर अनफॉर्चुनेटली मीडिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं, नाराज़ न होइएगा क्योंकि रिलेटेड आपसे है, इसमें वापस आपकी तरफ चला गया, वो एक परसेप्शन कायम करते हैं। अच्छा। और उनको उस काम करने का इतना आर्ट आता है कि दे क्रिएट परसेप्शन और उस परसेप्शन को लेके ऐसे चलते हैं। रोकड़ी साहब, मीडिया पे आप ऐसे गुस्सा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मीडिया का हिस्सा नहीं। गुजारिश तो सुने, यानी मैं बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो परसेप्शन कायम करके देन दे क्रिएट थर्स्ट, और जब वो थर्स्ट होते हैं तो हवा चल रही है तो उसका इफेक्ट आ रहा है, सर्दी आ रही है तो उसका इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो डील वाली बातें हैं, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जहां पाकिस्तान खड़ा है, अगर कोई ये समझे कि मैं डील कर पाऊंगा या मेरे लिए कोई मेरे कैरेक्टर्स वहां बैठ के मेरी डील कर जाएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि हम इतना एक सीरियस और इतनी एक संजीदा और एक खतरनाक किस्म के दौर से गुजर रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान प्रायोरिटी है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं तमाम जो चल रही हैं वो प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये जो टग ऑफ वॉर है ना कि एक पार्टी उधर से एक पार्टी इधर से, एक का परसेप्शन ये, एक का परसेप्शन ये, मेरे ख्याल में ये गलत अच्छा, है। ये मुझे बताइएगा और नहीं होना रोकड़ी साहब, ये आप डिफेंड कर रहे हैं या ये आईपीपी का भी, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी यही मौकफ है कि नहीं? पीएमएलएन ठीक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मौकफ दे रहा हूं मैं कि देखें हम ये डील्स, ये वाली चीज़ें जो हैं, या कोई ये समझे कि जी मैं आऊँगा और मेरे लिए सारी चीज़ें कर दी जाएंगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं होंगी। क्या आप ये कह रहे हैं कि किसी खुशफहमी में ना रहे पीएमएलएन? किसी को भी नहीं रहना चाहिए, मुझे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं, इसका मतलब है कि मेरी आदत इसका मतलब है बन गई है कि मैं अंडरमाइन करता हूं चीजों को। किसी को भी नहीं रहना चाहिए, और क्यों रहना चाहिए? इससे ये मेरा इस पे ये है, मीडिया की जो हाइप है और कुछ लोगों का जो परसेप्शन है क्रिएट किया हुआ, उसको इतना सीरियस मैं तो ना लिया जाए। अच्छा, खेलदास कोहिस्तानी साहब, फिर आप उम्मीद ना ही रखें कि आपको किसी तरह की कोई डील मिलेगी। डील का तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया, कोई डील नहीं हुई, लेकिन डील भी कोई नहीं मिलने वाली है। तो अगर पीएमएलएन को किसी भी तरीके का वो शायद वो पलड़े बराबर करने वाले चक्कर के अंदर जो बात चली थी आगे, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरू की थी, मीडिया ने नहीं शुरू की थी, मैं रोकड़ी साहब को दोबारा बता रही हूँ ये, लेकिन ये वाली बात पे आसरा ना किया जाए, तकिया ना किया जाए इस बात पर, इस पे राजी हैं? देखें, पहली बात ये कि कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। क्या 2018 में आपको याद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम बने थे, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उसको इक़्तिदार से बार किया गया, सियासत से बाहर करने की कोशिश की गई,
اور اس کو الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیا گیا, جھوٹی سازش بنا کے, کہانی بنا کے ایک سزا دی گئی. اس کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے, جو نواز شریف صاحب کی تصویر ہے, ان کو پارلیمنٹ سے روکا گیا سزا سنا کے. تو اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی. 2002 میں نواز شریف صاحب کو باہر رکھا گیا الیکشن سے, 2007-8 میں باہر رکھا گیا, 2018 میں 3 دفعہ اس کو باہر رکھا گیا. تب لیول پلینگ فیلڈ کسی کو یاد نہیں تھا, ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا. مگر تاریخ, میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور کوئی میں تاریخ تو جھوٹ نہیں, یہ ہمارا ریکارڈ ہے پی ایم ایل این کا. ہم نے کون سی ڈیل کر کے, کس سے ہمیں ڈیل کر, یہ بتایا جائے این کون آر ڈیل او, کر. کھیلداس کوہستانی صاحب, این آر او سب سے بڑی ڈیل, اس کے کون علاوہ آپ NRO کو کیا ثبوت دوں میں؟ کون این آر او دیتا ہے مجھے یہ آپ بتائیں. نہیں دیتا جو بھی ہے, لینے والے ہوتے ہیں نا, تو وہ نہیں, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی سچویشن ہوئی. جب پہلے آپ ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی بھی ہوگی. پہلے آپ بتائیں گے این آر او دیتا کون ہے. دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ عوام جس کو بھی منتخب کرتی وہی اقتدار میں آتا ہے. کل اگر ہمیں پاکستان کی عوام منتخب کرے گی وہی فیصلہ کرے گی. آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور مینڈیٹ کو اس طرح تضییق تو نہ کریں یہ کہہ کے کہ این آر او سے عوام کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس میں تضییق کرنے کی کیا بات ہے؟ کھیلداس کوہستانی صاحب مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت, جس کا حصہ پیپلز پارٹی بھی تھی, نثار کھوڑو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کی طرف بھی جاؤں گی, لیکن یہ لاسٹ کوسچن ذرا میں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ عوام مہنگائی کی وجہ سے کتنی ستائی ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب کی گاڑی کا کس طریقے سے گھراؤ کیا گیا, آپ کے سامنے ہے یہ بات. تو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام ساری سیاست کی جماعتوں کو, جتنی سیاسی جماعتیں ان کو تانے دے رہی ہیں کہ جو آتا ہے کہتے ہیں مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی ڈبل کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے بھی لیڈر تھے. وہ اس کو جب عوام میں خطاب کرتے تھے جلسوں میں تو سیاسی کارکن ہوں, آپ کو یاد ہوگا, ہمیں یاد ہے, دیکھتے ہیں ابھی ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے, لوگ جلسوں میں مطالبے کرتے تھے. بھٹو صاحب کو لوگ سڑکوں پہ, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے صاحبہ کے سامنے کارکن آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو لیڈر کا کام ہے, شہباز شریف صاحب کے حلقے یا عوام اگر کوئی مطالبہ کرتی ہے تو شہباز شریف صاحب نے صبح ان کو بلا کے ان کا پوچھا. تو لیڈر کا کام یہی ہے, یہی سیاستدان ہوتا ہے. سیاستدان کے سامنے کارکن جو عوام ہے ان کا حق ہے وہ بات کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اظہار آزادی, یہ جمہوریت ہے, اس میں عوام کو بالکل حق ہے. اور عوام کے مسائل ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی نہیں ہے, عوام معیشت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جس نے کیا ہے, جو کردار ہے, جو 4.5 سال پاکستان کو اس بھنور میں پھنسا کے گئے, وہ لوگ ذمہ وار ہیں. ہم نے 16 مہینے کوشش کی سب نے مل کے کہ بھئی اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے. ہم نے پاکستان کو ترجیح دی, ہم نے سیاست کو ترجیح نہیں دی. ابھی بھی ہمارا ایجنڈا پاکستان ہے, ہمارا بیانیہ پاکستان کی ترقی ہے. ہم پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں ہماری لیڈرشپ. Got your point. کھیلداس صاحب, got your point. میں نثار کھوڑو صاحب کی طرف جاؤں گی. I'll come back to you. نثار کھوڑو صاحب, تو بڑے واضح طور پر وہ بات آ گئی نا سامنے کہ ایک تو نواز شریف صاحب تو آ رہے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب صرف آ نہیں رہے ہیں. اس ٹائم پر کھیلداس کوہستانی صاحب کے مطابق اگر عوام مینڈیٹ دیتی ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہو یا پھر یہ بات ہو کہ پلڑا اس طرف زیادہ بھاری ہو گیا ہے, وہ ساری چیزیں غلط ہو جائیں گی. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ عدالت کے اندر جمع ہو چکی ہے, مسئلہ ان کو ابھی بھی ہے طبی, وہ ان کی جو سرجری ہونی تھی وہ سرجری نہیں ہو سکی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ رہے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی؟ اس پیپلز پارٹی لوکنگ ایٹ اٹ کہ شاید یہاں واقعی میں کوئی کسی قسم کی انفیئر پریکٹس ہونے لگی ہے؟ دیکھیں بھائی, وہ گئے تھے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے, کہا کہ جی پلیٹلیٹ کا مسئلہ ہے, اور ان کو 3-4 سال لگے. ضرور علاج کروایا ہوگا, ان کو کوئی منع نہیں تھی علاج کروانے سے, اور اس کے بعد اب وہ واپس آ رہے ہیں. اس ٹائم پہ جب 2023 میں الیکشن ہونے کا شک ہے. آپ کو شک ہے, آپ کو یقین نہیں ہے کھوڑو صاحب؟ 2023 میں کہاں ہو سکتی ہیں, تو بس نومبر میں 2024 میں ہو جاتی. چلیں خیر, میں شک تو اظہار کر ہی دوں نا, جب تک اناؤنسمنٹ نہ ہو تب تک میں شک کا کیوں اظہار نہ کروں. صحیح. تو اس کی الیکشن میں آ رہے ہیں, آپ پہلے بھی سکتے تھے, ان کی مرضی ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے, اور
उनको मैं क्यों कहूंगा कि वो ना आए, जरूर आए। लोगों की डिमांड थी कि वो आ जाते, अभी तक नहीं आए। लोग डिमांड करते करते थोड़े से थक गए थे। अब अगर वो आ रहे हैं तो भले आए। इलेक्शन होनी है तो हो जानी चाहिए, इलेक्शन से कभी भागना नहीं चाहिए। और ये खोड़ा साहब, जदोजहद कौन जारी भाग रहा रहेगी। है इंतखाबात से? कौन भाग रहा है आपकी नजर में? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त तक इलेक्शन से डेट न आना ये शकूक पैदा करता है। हमारी बहुत सारी डिमांड के बाद जाके कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, अगर जनवरी का आखिरी हफ्ता हो सकता था, उसकी कोई डेट भी हो सकती थी। अब ये उबहम, ये खुली एक जो बात रविश है कि जी कोई डेट नहीं देनी, ये शक स्टार्ट करता है कि जैसे पंजाब में अभी केटेक गवर्नमेंट के 10 महीने हो गए, केपी के 10 महीने हो गए। अगर हल्का बंदियां थी तो वो तो मरकज का काम है, लेकिन उन 2 सूबों में चल रही है ना ये केयरटेकर गवर्नमेंट। अब यहाँ भी सारी और मुल्क में भी सारा केयरटेकर सिस्टम हो गया, लेकिन हम तो अब सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई ऐलान करो इलेक्शन का और हमें कुछ कंफर्मेशन हो जाए कि भाई होनी है फलां तारीख को। हाँ। अच्छा रोकड़ी साहब, अभी जो खोड़ा साहब ने फरमाया कि देखें इलेक्शन की डेट नहीं आएगी तब तक शक रहेगा कि इलेक्शंस होने या नहीं होने, लेकिन ये जो काम है ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है ना, ये तो पीएमएलएन ने नहीं रोका, ये तो आईपीपी ने नहीं रोका, ये पीटीआई ने नहीं रोका, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं रोका। तो जो खोड़ा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से कोई भाग रहा है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भाग रहा है क्या? रोकड़ी साहब, इलेक्शन कमीशन भाग रहा है। खोड़ा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करके गई तमाम पार्टीज पार्लियामान के अंदर बैठ के, एब्सोल्युटली, और जब पावर कर दिया, जब बाहर आई तो अनफॉर्चुनेटली हम साफ बात, कई चीज़ें हमारे से रह जाती हैं और हम फिर एक इदारे को इतना मिलाइन करना शुरू करते हैं, इतना टारगेट करना शुरू करते हैं कि हम उसको पब्लिक की नज़रों में उसको हम एक डिफेक्टेड किस्म का इदारा बना के पेश कर देते हैं। पॉलिटिक्स बढ़ती है ना। अच्छा, नहीं बढ़ती, जो सियासी जमात आती है उससे वो इदारे को नहीं, उससे नुकसान ये होता है कि आज जिस स्टेज पे हम पहुंचे हुए हैं ना, ये उन्हीं के समरात हैं। और फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपने नहीं कराना, आपने रिपोर्टिंग करनी है, कराना उन्होंने है। और पोलराइजेशन स्टेज हद तक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे उसको हैंडल करेगा। और जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो इधर का ग्रोह और उधर का ग्रोह, और जिसकी नफ़रतें इतनी शदीद हों कि एक दूसरे को हक को बातिल की जंग करार दे के मामलात हो रहे हों, तो चीज़ें ख़तरनाक हो जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी इदारे को इस तरह टारगेट करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है और मेरी पॉलिटिकल अप्रोच भी यही है। दिस इज व्हाट आई वुड से। ठीक है, और आईपीपी भी इसी तरीके से चलेगी। Definitely, लेकिन IPP, आपको पता है पोलराइजेशन जिसकी आप ही बात कर रहे हैं, अच्छी खासी पोलराइजेशन हो गई। इस पोलराइजेशन के अंदर ये जो बड़ी मयाना रवि वाला तरीका है जो आईपीपी ने फिलहाल अपनाया हुआ है, ये कौन बाय करेगा? रोकड़ी साहब, हमारी सारी सियासी जमातें इसी तरह इदारों की, चाहे वो ईसीपी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, उनकी तारीफें करते हुए शुरू होती हैं और उसके बाद वही होता है जो पीएमएलएन में भी हुआ, जो पीटीआई में भी। तारीफ नहीं, इदारे की तारीफ नहीं, आप ठीक कह रही हैं, होती तारीफ से शुरू है, काम वही होता है, आपने ठीक कहा। लेकिन इदारे को मजबूत किया जाता है, इदारे को अपने ज़ात के कमांड के नीचे महकूम नहीं किया जाता। हमारी जो तारीख है, हम तमाम इदारों को, एक को नहीं, तमाम इदारों को चाहते हैं कि वो हमारे हाथ के नीचे, बादशाह सलामत के हाथ के नीचे महकूम रहें। ये हमारा एक जमहूरियत के ज़रिए आकर हमारा ये रवैया हो। ये बात आपकी एब्सोल्युटली ठीक है रोकड़ी साहब। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अब कौन कौन सा खिलाड़ी खेल के पीछे होने वाली सारी चीजें सामने लेकर आ रहे हैं। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीएमएलएन के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। अपने आप को यानी अपनी सियासत को कुर्बान करने की बात कहते कहते अब मामला किस नहज तक जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो खिलाड़ी जो किसी ज़माने में कहते थे कि हम डट के खड़े होंगे, अब सारे सच उगलने लगे हैं और बताने लगे हैं कि आखिर पीछे प्लानिंग हुई किस तरीके से थी। ये इसका कुछ सबूत, ये कुछ झलकी इस तरह से मिलती है कि जब 9 मई को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद क्या हुआ, और उसके कुछ अरसे बाद जब वो लीडरशिप गिरफ्तार हो गई या इधर उधर हो गई, तो जब फिर उसके बाद इमरान खान साहब की या चेयरमैन पीटीआई की जब गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद अवामी रद्द अमल किधर था। उस्मान डार साहब ने कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू दिया है
ذرا سنیں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی. یہ پہلی دفعہ بات نہیں ہو رہی ہے. روکڑی صاحب بھی پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے, لیکن پہلے سنیں کہ عثمان ڈار صاحب نے کیا فرمایا. تو آپ نے سن لی کہ دو دھڑے تھے, دو دھڑے بڑے واضح طور پر تھے. یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ شفقت محمود صاحب جو 9 مئی کے اندر واقعے کے اندر لوگ جا رہے تھے احتجاج کرنے کے لیے, اس معاملے پہ بھی منع کرتے رہے. اس کی تصدیق میں نے اپنے ذرائع سے کر لی تھی, اسی ٹائم کر لی تھی جب یہ خبر آئی تھی کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح کی کوئی توڑ پھوڑ کی جائے یا سرکاری اور غیر سرکاری تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا جائے. اسی طریقے سے عثمان ڈار کے بارے میں بھی یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تصادم کی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے. لیکن روکڑی صاحب, یہ جو معاملہ ہے, بیفور آئی گو ٹو کھیلداس کوہستانی صاحب, یہ اب جو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور عمر ایوب صاحب ابھی بھی عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, میں حلفاً ہی بات کرنے کو تیار ہوں. اب ذرا آپ مجھے سچ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے بھی 9 مئی کے بعد چھوڑا یہ سارا معاملہ, اور میں 9 مئی کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر اس کی مزاحمت کی تھی. آئی ریمبر آپ نے باقاعدہ پریس بریفنگ کی تھی, اور پریس بریفنگ کے اندر آپ نے یہ کہا تھا. تو یہ والی ساری سچویشن کو جب آپ نے بھی رد کیا, اس سے پہلے کی صورتحال بھی آپ دیکھ رہے تھے, کہ مجھے بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, وہ جو عثمان ڈار کہہ رہے ہیں یا وہ جو عمر ایوب کہہ رہے ہیں؟ اچھا, میں 9 مئی سے بعد نہیں چھوڑا, ہم تو سال پہلے, ہاں وہ تھوڑا سا نا, تاکہ وہ یہ فرق بہت ضروری ہے پر جاننا. اچھا, he has been baffling them, all of them. یہ جو ان کا تھا نا, the character who was leading the party, اور وہ پرسویڈ کرتا رہا ہے, like a swindler اس نے پرسویڈ کیا چیزوں کو. تھوڑا سا میں اس کے اوپر I will sum up in 2 minutes, آپ کو سمجھ آ جائے گی. عثمان ڈار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. عثمان ڈار نے جتنی باتیں کی ہیں ٹھیک باتیں کی ہیں. جیسے عثمان ڈار نے یہ باتیں کی, اور ان کے کچھ اور لوگوں نے یہ باتیں کر دینی ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ اور لوگ بھی کرنے والے ہیں. مین کریکٹرز جو those who were part of all this game. یہ جو نام ہی لے لیں, نہیں نام اس لیے کہ گمان ابھی مین کریکٹر جو اس 9 مئی اسد عمر صاحب ہو سکتے ہیں اس میں. نہیں, اسد عمر اور چیز, اسد عمر کچھ بھی نہیں کر سکتا, چھوڑیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسد عمر کو بس چھوڑیں. آپ کہہ رہے ہیں اسد عمر از اے نوبڈی ان پی ٹی آئی. اسد عمر کچھ نہیں کر سکتا. اسد عمر کے اس چھوڑیں, ہم سبجیکٹ لاتے ہیں ان کریکٹرز کے اوپر جنہوں نے یہ سارا میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ بلیو کرنا کہ اسد عمر صاحب جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے رائٹ ہینڈ مین تھے, ہی از اے نوبڈی. نہیں وہ نہیں, ہی از نوبڈی, ہی واز نوبڈی ٹو ہم ایز ویل. چھوڑیں. اچھا, ٹو عمران خان, ہاں یس, ہی واز نوبڈی ٹو ہم ایز ویل. اور اس میں کوئی یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ایسے ہوتی نہیں ہیں. اچھا, جو اس کے شیاطین کریکٹرز تھے نا جن کے ساتھ اس نے یہ پلے کیا 9 میں, وہ ایک علیحدہ گروپ تھا. اب یہ کر کیا رہے ہیں, اس نے بالکل ٹھیک کہا عثمان ڈار نے, اور انہوں نے اذان کی تیاری کی. اچھا, یہ مذاق نہیں, اس سے بالکل ٹھیک ہے. ایک ٹائم لگا, لائک ارطغرل ڈرامہ ایک لگا, جس گلی میں جاؤ بچہ ارطغرل بن کے پھر رہا ہے, ہر طرف سے لکڑی کی تلواریں بن رہی ہیں, اور دس از ہاؤ دے گو ان ٹرانس کے اندر چلے گئے. اس کی جو موومنٹ ہے, اس موومنٹ کو یہ پاکستانی جو سادے بچے تھے نا دائیں بائیں کے, اور پھر میڈیا بھی آپ کا شاید سادہ بنا رہا اس وقت یا جو بھی تھا, اس میڈیا کے اوپر آج آپ کی ساری توپیں چل رہی. اس موومنٹ کو سائنٹیفکلی کسی نے ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا. اس کے اوپر تو اس کے اوپر ریسرچ پیپرز آنے چاہیے کہ ہاؤ دس ڈسپشن گریٹسٹ موومنٹ آف ہسٹری اس خطے کے اندر اس بندے نے کھیل لیا. میں ایک کریکٹر تھا, Are you giving too much credit to them? For this greatest deception is ہمارا ساتھ ڈسپشن والا انڈیا بیٹھا ہوا ہے, آپ بہت زیادہ کریڈٹ کمال ہے اسی کا. میں کلیم کرتا ہوں کہ ان کا ہاتھ ہے اس ڈسپشن کے اندر. اچھا, آپ کے پروگرام میں کلیم کرتا ہوں کہ ان کا ہاتھ ہے اس بڑی ڈسپشن کے اندر. اور ایک ارتھ شاستر کتاب ہے چانکیا کتلیا کی, میں کتنا سچ کہہ رہا ہوں, وہ پڑھ لو. اس کا صحیح انہوں نے استعمال آپ کے اوپر پاکستان میں کیا ہے. دے ہائڈ پیپل فرام ہیئر, دے پلانٹڈ پیپل اور وغیرہ. اس کے اوپر پھر کسی دن چارلز پونزی ایک کریکٹر تھا, تو اس پارٹی کے لیڈر کو اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں کہ وہ کیسے تھا. اچھا, انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اب آج انہوں نے کیا نیا ڈرامہ شروع کیا, یہ قرآن پاک پکڑ کے کھڑے ہو گئے آ کے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں چیئرمین نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. یہ اتنا ڈینجرس کلٹ ہے, یہ اتنا خطرناک کلٹ ہے. اب آپ واقعی اس نے ان کو نہیں کہا. اچھا, اس نے ان کو نہیں کہا. جن کو اس نے کہا ہے وہ قرآن اٹھا کے نہیں, اب سارے آ رہے ہیں نا. اچھا, میں آپ کو انٹرسٹ, مجھے 12 دن پہلے پتا تھا حتیٰ کہ میں تو سال پہلے یہ مجھے پارٹی سے نکال چکے تھے.
इनके जो मेन जो काम करने वाले हैं, जो लड़के जिनको उनके आपने कभी नाम भी नहीं सुनेंगे, वो जो लोग हैं, उन्होंने मुझे नाम 12 लेना नहीं पता होगा आपको, लोग इनको भी नहीं पता नहीं, होगा, तो और उनका लोगों को नाम मैं बताया ना इसलिए कौन? भी नहीं, उनका नाम मैं इसलिए भी नहीं दूंगा, उनको थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी थी ना। अच्छा। आप अपने सोर्स का नाम देंगी कभी? नहीं ठीक देंगे। है, चले fair उन enough। बच्चों ने जो थे, उन्होंने मुझे 12 दिन पहले कहा, उसने कहा खुर्रम भाई कुछ होने वाला है अच्छा, और ये हमला करेंगे इन जगहों के ऊपर। जगह डिसाइडेड, जगह भी उन्होंने कहा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पुलिस स्टेशंस, और ये इस तरह की दे अटैक करेंगे। अच्छा, मेरे पास अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, टाइमिंग्स मौजूद ठीक है है। जब वो मुझे बता रहे हैं। आई वुड लव टू सी ठीक, दैट। मैं आपको बताऊं, और बंदा भी बता दूंगा, On air नहीं आप और दिखा आपकी सकते, आप आपकी उससे बात भी करा दूंगा, वो कर भी देगा, ठीक है। ये काम आप ऑन एयर नहीं मैं नहीं ऑन एयर नहीं कर सकता। Fair enough। अच्छा, उन्होंने मुझे पता था इस चीज का ये हो रही है। ये जो आज ड्रामा चला हुआ है, नाउ दे नो इट के इनके सारे पोल खुल रहे हैं। अब ये इन्होंने एक नया डिसेप्शन प्लान, क्योंकि कौन आर्टिस्ट है वो, अब वो चाहे अंदर पड़ा हुआ है तो टीम तो वही है। अब उन्होंने कुरान पकड़ा के सामने आके खड़ो के, हराम खाते वक्त कुरान कहाँ था इनका, और फर्स्ट टाइम पावर में आके जो पावर अब्यूज और जो हराम और जो झूठ और जो फ्रॉड करने के बाद उस वक्त कहाँ था तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का दीन और कुरान और अल्लाह के अहकामात। फिर कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और इनसे बड़ा झूठा और कज़ब बयानी खत्म है इनके ऊपर। एंड दैट दे विल क्रिएट अ नैरेटिव, दे विल गो ऑन ट्विटर, दे विल गो ऑन सोशल मीडिया। वो एक बात ठीक कह रहा है, वो जो है जो सियालकोट वाला जो है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये अर्तुगरुल, अच्छा कहा तो भाई तूने अर्तुगरुल ड्रामा किसने दिखाया? मिसाल है मीडिया ने देखा ना, बच्चे अर्तुगरुल बन गए, बच्चे तो पहुंच गए, दे वर ऑल प्रिपेयर्ड। उनकी नफरतें इतनी अरूज आप पर कह रहे हैं थी। वो अर्तुगरुल ड्रामा जो है वो इस पूरे प्लान का हिस्सा था। इसने स्टेज पे अर्तुगरुल बना रहा ना, इसने स्टेज के That ऊपर is लोगों को very मिलाइन किया, लोगों को इसने स्टेज के ऊपर खड़ा होकर प्रोवोक किया, परसुएड किया, और जब वो तमाम लोग तैयार हो गए, बच्चे देवर, उनकी आप आंखें देखें, ही क्रिएटेड ज़ॉम्बीज। उन इस कल्ट, आप उनकी आंखें आप देखें। एक सियासी जमात के मैं कोहिस्तानी साहब की तरफ declaring जाऊंगी। them as a cult, मैं not a सियासी I'm sorry, जमात। I'm cutting you short। खेलदास कोहिस्तानी साहब या रोकड़ी साहब ने कहा है कि एक सियासी जमात के फॉलोअर्स ज़ॉम्बीज हैं। किसी again I जमाने said, में yes. आप लोगों के फॉलोअर्स को भी बहुत सारे नाम दिए जाते रहे। आप इस तरह की जो बयानात हैं मुझसे भी पूछिएगा ये सवाल, उनसे बात मेरे से सपोर्ट करते हैं आप जो रोकड़ी साहब फरमा रहे हैं? देखें, जो आप मुस्लिम लीग नून के हवाले से कह रही हैं, आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब ने 200 से ज़्यादा पेशियां भुगती, जो भी कुछ उनके साथ जुल्म किया गया, ज्यादती, फैसले, नाइंसाफ़ी की गई, हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा, ना कभी हमने सियासी इख्तलाफ जो किया इज़हार जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में वो इस्टेब्लिशमेंट के जो सियासी किरदार था उस पर बात की थी, और वो हमेशा हमने किया है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, मुझे याद ना करवाने पे मजबूर करें कि पीएमएलएन ने भी क्या क्या किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ वो हमें पता है, मुशर्रफ साहब के जहाज के साथ क्या हुआ वो हमें पता है। सो ऐसी बात नहीं है कि सारी सियासी जमातें बड़ी नादान हैं और बड़ी मासूम है। देखें सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जो अदालतों पे इन्होंने हमले किए इमरान खान ने, वो भी एक माजी का किस्सा है। उसमें परवेज इलाही साहब और उस वक्त में जब नून लीग का मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, ये सारे काम उन्होंने किए, मगर हमने गलतियों से सीखा भी है। मगर हमने कभी पाक फौज की तनसीबात पे या इस तरह की जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो, हमने कभी मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग जमात जो थी वो पाकिस्तान को बनाने वाली है, हमारे जो कायद है वो मेमार वतन है, हम ये सोच नहीं सकते, ये हमारे किसी सोच में नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि इमरान खान साहब ने, हम तो कहते थे ये फॉरेन एजेंट है जो पैसे बाहर से मिलते थे जो जिसके लिए इस्तेमाल, हम तो उस वक्त भी कहते थे, मगर एक जो पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया उसके असरात आपने देखे। मगर 22 साल वो कौम से झूठ बोलते रहे, झूठा बयानिया, झूठे ख्वाब दिखाते गए। उसके बाद जब 4.25 साल इक़्तिदार में आए और आप देखें कि उसने अपनी सियासत का तो जनाजा निकाल दिया, सियासी तौर पे इमरान खान का बाप बंद हो चुका है, मगर कई ऐसे मासूम वर्कर लोग, सियासी रहनुमा जो रोकड़ी साहब जैसे अच्छे पाकिस्तानी साहब, आज से आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आज से चंद साल पहले, टू बी प्रिसाइज 6 साल पहले ये कहा गया, कोहिस्तानी साहब सवाल सुन लेना, सवाल सुन ले, आज से 6 साल पहले ये कहा गया कि पीएमएलएन की सियासत का बाब बंद हो गया था। तो आज पीटीआई के बारे में अगर ये कह रहे हैं तो बंद हो जाएगा।
नहीं, बाप बंद नहीं होता, मगर ये कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता कि आप पाक फौज की तनसीबात ये बात पे आपकी अपने बिल्कुल दुरुस्त है, पे हमला करे। क्या और अमेरिका में उसकी मजम्मत भी नहीं आई बता- चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, ये भी उनकी कोताही और गफलत और क्या कहें उसको। सियासत से नहीं जुड़ी हुई। अगर दहशतगर्दी सियासत से जोड़ती है कि दहशतगर्द भी हो और उसका बाप बंद नहीं होगा, बाप भले खुला रहे बंद रहे, मगर बात यह है कि पाकिस्तान का कानून और आइन उसको इजाजत नहीं देगा कि वो वापस आए और आके सियासत करे। उसको सजा मिलनी चाहिए उसके जुर्म की, वरना ये आइंदा जो भी आएगा आके ये इस तरह की हरकतें करेगा, इस तरह के सोच लाएगा या अपने अवाम में, अपने कौम में, अपने वर्करों में, तो ये मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान है तो हमें ये सियासत बाब ऐसे लोगों का बंदी होना चाहिए। ये पाकिस्तान के कानून में ये अदालतों का काम है कि इसका फैसला होना चाहिए। अब ये इस तरह नहीं हो सकता है। फिर माजी में कराची में भी दहशतगर्द थे, क्या उसका बाप बंद नहीं हो चुका है? तो दहशतगर्द का कोई सियासत नहीं होती है, दहशतगर्द होता है। तो ये दहशतगर्द ये रियासत के खिलाफ हुई है, ये कौम के खिलाफ हुई है, ये हमारे मुस्तकबल के खिलाफ हुई है। तो इसका रास्ता आप कैसे कह सकती है कि ये बाप खुलेगा? ये बाप चैप्टर बंद हो चुका है। ये तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है ना, सियासतदानों के ऊपर कि कौन कैसी कारकर्दगी करता है और कितना पॉपुलर होता है, तो बाप बंद कर सकता है या नहीं कर सकता। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के महाजरीन के हवाले से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, आगे से रद्द अमल भी आया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सियासत की बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपने ज़खायर, अपने रिसोर्सेज, अपने बिजनेसेस, अपने सिक्योरिटी को बचाने के लिए एक बड़ा अहम फैसला किया है। एक ऐसा फैसला जो कि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना तो बनना पड़ रहा है बहुत सारी साइड से, इवन पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मुश्किल फैसले करने के लिए यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते हैं जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी आए। पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन जो कि दस्तावेजात के बगैर रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको एक महीने का टाइम दे दिया है कि जितने भी दस्तावेजात के बगैर रहने वाले अफगान महाजरीन या किसी और मुल्क के महाजरीन हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी गई है, अपने वतन वापस लौट जाएं और इसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज इससे ओवरस्टे कर लिया और आपके पास दस्तावेजात नहीं है तो यकीनन फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये भी याद रखिए कि जिस टाइम पर अफगानिस्तान से यूएस फौजों का इनखला हुआ या नेटो फौजों का इनखला हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में बगैर दस्तावेजात के आए और अब तक नहीं जा सके। बहुत सारों को ये ट्रक की बत्ती दिखाई गई कि उनको बाहर के मुमालिक नहीं दिखाई कि बाहर के मुमालिक के अंदर उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर इस बात की वजह से कि गैर मुल्की मौजूद हैं, उनके पाकिस्तान से उस तरह से एलिजेंस कोई नहीं है। जब दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो उसके अंदर जो एक्चुअल लोग जो कि मदद करने वाले होते हैं वो इसी तरह के लोग सामने आते हैं। 1 नवंबर के बाद कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का रहने वाला जो है वो पासपोर्ट के बगैर, वीजा के बगैर पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर तकरीबन 13 लाख के करीब जो है वो अफगान महाजिरीन मौजूद हैं, जिसके अंदर से रजिस्टर्ड है ये 8,80,000 जो है वो कानूनी हैसियत हासिल है उनको। बाकी सारे के सारे रजिस्टर्ड तो है लेकिन उनको कानूनी हैसियत मुताबिक हासिल नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ये 13 लाख नहीं बल्कि ये फिगर रफली 17 लाख तक जाती है। और इसलिए 17 लाख तक जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्योंकि पोरस बॉर्डर होने की वजह से आर पार जाते रहे। नॉट जस्ट दैट, अफगान तालिबान की तरफ से, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से इसके ऊपर रद्द अमल आया इस हफ्ते के अंदर। कहा गया कि जी पाकिस्तान की गैर कानूनी अफगान महाजरीन को बेदखल करने का फैसला नाकाबिले कबूल है। बहुत अरसे से पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगान तालिबान को ये कहती रही कि वहां से उनकी सरजमीन से जो पाकिस्तान पर हमले होते रहे हैं, टीटीपी की तरफ से हमले होते रहे हैं, दहशतगर्दी के हमले होते रहे जिसके अंदर मस्तूंग और हंगू और बहुत सारे और हमले थे, दहशतगर्दी के वाकयात थे, इनको बंद किया जाए। लेकिन जब बंद नहीं हो सके और हम लोगों को यह पता चला कि सहूलतकार वही लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास वीजा नहीं है, वो लोग
اس کے اندر ایڈرز اینڈ ایبیٹرز بنے ہوئے ہیں, تو پھر پاکستان نے یہ مشکل قدم اٹھایا اور پاکستان کو اپنی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی تھا. اس حوالے سے انہیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف سے. ناٹ جسٹ دیٹ, پاکستان کی سیکیورٹی مسائل اور افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پاکستان کے سیکیورٹی جو مسائل ہیں اس کے اندر یقیناً افغان مہاجرین کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ پائی جاتی ہے ملوث. اسی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی عوام بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان کے وسائل کو استعمال کوئی اور کرے. پاکستان کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم پہ, سڑکوں کے اوپر جو ٹرک چل رہے ہیں اس کے اوپر کسی اور ملک کے شہریوں کا قبضہ ہو جائے اور پاکستان کے اپنے لوگ ان ایمپلائڈ بیٹھے ہوں, تو پھر کیا سوال یہ نہیں بنتا کہ یہ تمام وسائل اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیے کیوں نہیں جا رہے؟ اب یہ قدم اٹھائے, لیٹس سی 1 نومبر تک کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. I'll keep you updated with that. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.